अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्रिस्टल बाइंडिंग एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स देखेंगे, यानी कि जब एटम इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स और एनर्जी के लिहाज से उस इंटरेक्शन को समझेंगे। फिर इसी से एक डेफिनेशन निकलेगी कोहेसिव एनर्जी। देखेंगे कि क्रिस्टल बाइंडिंग में इसकी क्या हैसियत है। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये दो बुनियादी बातें कवर करेगा। तो शुरू करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन एटम। तो मिसाल के लिए मैं एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूं जो बाइंडिंग समझाएगा मुझे क्रिस्टल के अंदर। अब डाइटॉमिक का मतलब दो एटम्स की बात कर रहे हैं। जब ये दो एटम एक दूसरे से दूर होंगे तो वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेंगे, यानी उन पे वो कोई एक दूसरे पे कोई फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन की फील नहीं करेंगे। तो ऐसी हालत में पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की कितनी होगी? जीरो। मैं लफज सिस्टम बोल रहा हूं कि भाई एज अ होल उन दोनों की इंटरेक्शन की तो हो ही नहीं रही, तो एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल या एटम करीब आते जाएंगे, इनका फासला कम होता जाएगा, वो आप एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये फोर्स बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे सेपरेशन कम हो रही होगी। मगर मगर होगा क्या कि जब ये सेपरेशन कम हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एटम्स का, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा। अब वहां पे तो रिपल्शन आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो वो रिपल्शन काफी गालिब आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब करीब आ रहे थे अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, जब एक मखसूस हद तक आ गए तो बीच में रिपल्सिव फोर्स ने अमल करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों एटम एक मखसूस फासले पे सेटल हो जाएंगे, और ऐसा वो फासला इतना होगा जहां पे ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स मिलके जीरो हो रही होंगी। तो हमें पता लग गया दूरी का, कि एक मखसूस हद तक की एटम सेटल हो सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के, यानी आप ये नहीं कह सकते कि टच कर जाएंगे, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेटल कर जाएंगे डाइटॉमिक मॉलिक्यूल में। अब ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरी है, इसको हम इक्विलिब्रियम सेपरेशन का नाम देते हैं। दो एटम्स के जो बीच में होगी, जो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल जब बन रहा होगा, और ऐसी सेटलमेंट को हम क्या नाम देते हैं? बॉन्डिंग स्टेट का नाम देते हैं। ओके होगी बात। अब क्या होगा कि आपके पास वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी। अब नेगेटिव का यहां पे बड़ा अहम किरदार है। तो अगर वो नेगेटिव में ना हुई तो इसका मतलब वो बाउंडिंग नहीं बना पाएंगे। अब जनरली आपने याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो नेगेटिव है। और तो जब मैं कहता हूं टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो इसका अंदर अट्रैक्टिव फोर्स आपकी गालिब आ रही है, उसकी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी है वो ज्यादा है। ठीक है। और रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो होगी वो आपकी पॉजिटिव साइन पे चली जाएगी। ओके होगी बात। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डाइटॉमिक मॉलिक्यूल के दरमियान यानी फॉर्मेशन में होती है वो नेगेटिव साइन आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब आपको अगर उनको अलग अलग करना है तो आपको वो एनर्जी वापस देनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब डिसएसोसिएशन के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बात समझनी है आपने। तो नेगेटिव साइन का मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, आगे चल के इसका मैथमेटिक भी देखेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि स्टेबल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी, तो स्टेबल स्टेट में जहां पे आपके एटम अपने इक्विलिब्रियम सेपरेशन के ऊपर है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, मैंने शुरू में भी कहा कि वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गई। डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रही होंगी। तो अब फोर्स इक्वल है, मगर उनके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। ये समझ रहा है? तो आपके पास F बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसे हम ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। यू F यहाँ पे फोर्स है, यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो याद रखो फोर्स पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसका जो डेरिवेटिव है नेगेटिव साइन के साथ वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये बड़ी अहम बात है कि फोर्सेस एक दूसरे के यानी इक्वल हो रही हैं, मगर उनकी वजह से जो बनने फोर्सेस की वजह से बनने वाला पोटेंशियल एनर्जी है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
अच्छा, अब ये सारी कहानी को अगर मैं पूरी फिजिक्स के साथ समझाऊं कि असल में बात हुई क्या, जब दो एटम्स के दरमियान में दूरी कम हुई तो उन्होंने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स फील की। अब आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी किससे, रिपल्सिव से, तभी तो वो मॉलिक्यूल बन पाया। तो ये जो इनबैलेंस था फोर्सेस के बीच में, एटम करीब करीब आते गए, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड ने ओवरलैपिंग की, हमने पढ़ा पहले। ये अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैपिंग हो रही होगी तो वो आइडेंटिकल सिचुएशन में आ जाएंगे, यानी आपके पास बिफोर ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब उस लम्हे उनका सेम क्वांटम नंबर होगा, यानी ओवरलैपिंग होने से पहले। अब क्या होगा, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन पॉली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ही ऑर्बिट में तो नहीं, एक ही क्वांटम नंबर वाले तो नहीं एडजस्ट हो सकते, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी पे प्रमोट करना पड़ेगा। ये जो आपने प्रमोशन की है उसकी हाई लेवल के ऊपर, इसका ना आपको एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। अब ये एनर्जी कहां से आएगी, ये बात बड़ी अहम है। तो ये आपकी जो एनर्जी आएगी ये रिपल्सिव अट्रैक्शन की वजह से आएगी, जो कि आपके काउंटर कर रही होगी अट्रैक्टिव अट्रैक्शन को। अट्रैक्टिव की वजह से तो वो करीब आ रहे थे ना, तो रिपल्सिव की वजह से वो एनर्जी बढ़ेगी उसकी। तो आपके पास ये जो एनर्जी की इंक्रीज है ये डिस्टेंस के साथ साथ यानी बढ़ती चली जाएगी। तो एक वक्त आएगा कि एक ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा कि जितनी अट्रैक्शन की फोर्स थी उतनी रिपल्शन की फोर्स हो जाएगी। तो एक कंप्रोमाइजिंग डिस्टेंस पे आप इससे ये नहीं समझ लेना कि एटम स्टेशनरी हो गए, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो अब पूरी फिजिक्स आपको समझ आ गई कि एनर्जी आपके पास, पॉली प्रिंसिपल भी समझ आ गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि कैसे आप उस जगह पे एनर्जी को समझ पा रहे हैं कि जब एटम करीब आ रहे होते हैं, बॉन्डिंग हो रही होती है, तो क्या चल रहा होता है। अच्छा जी, वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। तो जनाब, अब आपने जनरल केस लिया, आपने इंटरएटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी देखी, तो आपने कहा दो एनर्जी, अब वहां पे दो मामला तो हो रहे हैं, दो फोर्सेस हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक रिपल्सिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स की भी एनर्जी होगी, रिपल्सिव फोर्स की भी एनर्जी होगी। तो मैंने वही लिख दिया कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी प्लस रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। आपने इसे लिख दिया माइनस ए ओवर आर एम, इसे लिख दिया प्लस बी ओवर आर एन। यहाँ पे ए बी एम एन कांस्टेंट है जो कि एटम्स की नेचर पे क्या करेंगे, डिपेंड कर रहे होंगे। ओके होगी बात। अब क्या किया जनाब, मैंने नीचे वाले आर वाले फैक्टर को ऊपर ले गया, पावर्स नेगेटिव हो गई। अब मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यू के साथ नेगेटिव आ गया, ए पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं इस को डी आर के साथ डेरिवेट करता हूं, जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट को भी राइट को भी, तो ये माइनस डी यू बाई डी आर हो जाएगा। डेरिवेट करने से एम नीचे उतरेगा, नेगेटिव एम आ जाएगा, एक पावर और कम कर देंगे। सेम माइनस एन नीचे उतरेगा, माइनस माइनस एन पॉजिटिव एन हो जाएगा, एक पावर और कम कर देंगे, तो यानी आर के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो ये तो सारी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने एफ फोर्स कर दी। तो यहां पे ये जो दो फैक्टर अब आपको दिख रहे हैं ये भी फोर्स है। आपके पास एक फोर्स अट्रैक्टिव है, एक फोर्स क्या है, रिपल्सिव है। ओके होगी बात। तो आमतौर पे एन जो होता है वो बड़ा होता है एम से, तो इसका मतलब रिपल्सिव एनर्जी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। किसके लिहाज से, अट्रैक्टिव एनर्जी के लिहाज से। तो ये मगर आपके पास स्मॉल वैल्यू ऑफ एटॉमिक डिस्टेंस के लिए खास हम बात कर रहे हैं, लार्जर डिस्टेंस पे नहीं बात कर रहे। तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस इसीलिए शॉर्ट रेंज होती हैं क्योंकि वो सिर्फ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के लिए काम कर रही होती है, वो भी वेरी स्मॉल। तो रिपल्सिव जो इंटरेक्शन है दो न्यूक्लियाई के बीच में वो स्मॉल डिस्टेंस पे ही आपको सिग्निफिकेंट मिलेगी। अच्छा, अब इस चीज को जरा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं, फोर्स और एनर्जी वाले पहलू को। एक ग्राफ में फोर्स और डिस्टेंस का बनाऊंगा, एक ग्राफ में एनर्जी और डिस्टेंस का बनाऊंगा। तो जरा देखते हैं पहले फोर्स वाला, कि फोर्स वर्सेस एटॉमिक सेपरेशन। तो आपको इसमें 1 और 2 ग्राफ को लाइन को जरा देखना है। 1 वाली लाइन जरा देखो, तो ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स है, नीचे है ना नेगेटिव साइन में आ जाएगा। तो ये आपके भाई देखो इसकी चेंज समझ रहे हो। और जरा 2 वाली देखो रिपल्सिव, आपको स्लोपी ज्यादा 2 लगेगी, यही बात की थी ना कि रिपल्सिव ज्यादा तेजी से इंक्रीज करती है। तो ये आपको यहां से समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स आ गई, सम करोगे तो ये आपको एक 3 नंबर मिल जाएगी जो रिजल्टेंट इंटरेक्शन आएगी आपके पास। ठीक है, और आपको इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी अब इसमें दिख रहा है कि आर नॉट पे आपको एक इक्विलिब्रियम वैल्यू आएगी जहां पे इन दोनों का सम क्या होगा, एक तरह से 0 हो जाएगा। यानी जितनी वैल्यू अट्रैक्टिव की है उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, रिपल्सिव की होगी। ग्राफ से आप समझ सकते हैं। अब जरा एनर्जी के पहलू से देखो,
तो एनर्जी का डिस्टेंस के लिहाज से वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आर नॉट पे आपको जो एनर्जी दिख रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको जरा मैं डिटेल में आगे समझाता हूँ कि जब आप इक्विलिब्रियम पे है, आर बराबर है आर नॉट के अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के इक्वल होगी, जैसे आपने यहाँ पे देखा तो फोर्स इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी जरा देखो, यू आपके पास इस वक्त लीस्ट वैल्यू पे है, तो इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी इस पॉइंट पे। बात समझ आ गई? यानी जब आपकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव आपने सम किया तो जीरो हुआ, तो एनर्जी उसका मिनिमम लेवल पे है। तो यही चीज हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। फोर्स जीरो कर दी आपकी, ये नेगेटिव दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपने जस्ट अरेंजमेंट करना है, आर वालों की रेशियो बना ली। अब आप क्या करने वाले हो कि भाई आपने बी की वैल्यू ले ली, तो m ओवर n यानी अरेंजमेंट किया, जस्ट अलजबरा है, तो r नॉट बराबर आ जाएगा m माइनस एन। आर नॉट समझ रहे हो ना, वो जगह जहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ने बैलेंस किया एक दूसरे को और उस जगह पे एनर्जी मिनिमम है। तो जनाब अब इसका मतलब अब आपके ने वो जो इक्वेशन 1 बनाई थी बिल्कुल स्टार्ट में, तो आर की जगह आर नॉट लगा दिया, ये जाए वो इक्वेशन आपको याद हो। तो अब आपने इसमें वैल्यूज प्लेस करनी है, बी की वैल्यू आपको मालूम है, वो बी की वैल्यू प्लेस कर दी। जस्ट आपने इसमें से चीजें मैनेज करनी है, आप ए कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा अरेंजमेंट करके इसको लिख दिया आपने यहाँ पे। अब आपके पास क्या है जी, बाकी क्या आ गया, आपने माइनस ए ओवर आर नॉट एम प्लस एम ओवर एन ए बाई आर एम। अब आप ये कॉमन उठा सकते हैं, तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी 1 माइनस एम बाई एन। अब हम जानते हैं एम और एन तो बराबर नहीं थे, तो इसका मतलब यू नॉट का जवाब जीरो नहीं आएगा। जीरो तो तभी आता ना अगर एम और एन बराबर होते थे। तो इसका मतलब आपके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स तो बराबर है, मगर एनर्जी आपके पास उस यानी अट्रैक्टिव एनर्जी रिपल्सिव एनर्जी के बराबर नहीं है। कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब वो एनर्जी जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होगी उसे हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देंगे, कोहेसिव एनर्जी का नाम देंगे, या डिसएसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का नाम देंगे। ये वो एनर्जी होगी जो डायटोमिक मॉलिक्यूल को एटम्स को अलग करने के लिए चाहिए होगी, ताकि उनको इनफाइनाइट यानी इतनी दूरी पे ले जाएं कि वो एक दूसरे की इंटरेक्शन ना कर सके। तो एनर्जी रिलीज होगी जब दो एटम करीब आएंगे, जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक के होंगे, तो वो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा और उतना ज्यादा स्टेबल क्रिस्टल होगा। वजह, क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी आपको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी भी पड़ेगी। तो जितनी आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है इसका मतलब उतना ज्यादा स्टेबल है। ठीक होगी बात? अब ये आपके पास फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी जा सकती है। तो आपके पास इसका मतलब मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वही होगा जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा फॉर्मेशन के वक्त। ठीक है? अब एक क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं, उसमें एक तरह के एटम तो नहीं होते, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के। तो ये जो आपके रिपल्सिव और अट्रैक्शन एनर्जी है, ये वाला कंसेप्ट वहां पे हम नहीं लागू कर सकते। तो इसको ज्यादा एक क्रिस्टल को डिटेल में जो मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलके बना होगा, तो हमें ज्यादा उसकी डिटेल देखनी पड़ेगी, उसके ओरिजिन्स देखने पड़ेंगे। तो हमें उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जाननी पड़ेगी। ये तो एक सादा सादा डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे ना हम। तो ये आपके पास अब बेसिक आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि एनर्जी जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो एनर्जी कैसे डिस्कशन में आती है। अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी, रिपल्सिव फोर्स की वजह से एनर्जी नेट बच जाती है, जो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, जो कोहेसिव एनर्जी कहलाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।